हेलो मेरे टॉपर्स, माई सेल्फ शिवनंदन। हम जो स्टार्ट कर रहे हैं आज वो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये हमारे चैप्टर का नाम है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये चैप्टर का नाम है। तो इसकी पहली वाली डेफिनेशन को हम समझेंगे। ये सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल, इसको हम देखते हैं। देखिए, सेल का मतलब लाइफ की बेसिक यूनिट। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब जो ये सेल जो है ये ग्रो करती है, अपने साइज में ग्रो करती है, और ये सेल है, ये अपने साइज में ग्रो करेगी। जब इसका साइज ग्रो हो जाएगा तो फिर ये क्या करती है, डिवीजन फेज में जाती है और इससे दो सेल बन जाती हैं। ये दो सेल इससे बन जाती है, डिवीजन फेज में चली गई और इससे दो सेल बन गए। ये सेल क्या करेंगी, फर्दर ग्रो करेंगी। ये फर्दर ग्रो कर रही है और फिर अगेन फिर डिवीजन कर लेंगी। ये फिर डिवीजन करती है। इस तरह हमारी ये सेल साइकिल चलती है। अब सेल साइकिल देखते हैं क्या है कि ये सारे इवेंट्स जिसमें ये जो न्यूक्लियस है ये अपने आप को डबल करता है। न्यूक्लियस डबल करेगा क्योंकि इसका न्यूक्लियस एक इसमें जाना है और एक इसमें जाना है, तो न्यूक्लियस अपने अमाउंट को डबल करता है, रहेगा एक ही अमाउंट डबल करेगा। और सेल फर्दर ग्रो करती है। सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो भी सेल के कंपोनेंट्स हैं जो भी सेल में पाई जा रही है, वो अपने आप को डबल करती है, पैकिंग करती है अपने आप की। और फाइनली सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। तो ये हमारी ये सेल साइकिल है। इसकी डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं कि वो सारे इवेंट्स जिसमें सेल का जीनोम जो है, न्यूक्लियस है, वो डुप्लीकेट होता है। सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स सिंथेसिस होते हैं जो सेल की डिवीजन में जरूरी हैं। वो सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, सेल के पार्ट्स, वो अपने आप को ग्रो करते हैं, सिंथेसिस करते हैं वो, और फाइनली सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। तो ये दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गई, यहां तक कि इसको हम क्या कहेंगे, सेल साइकिल। एक डॉटर सेल ली थी हमने, उसने ग्रो की और फिर वो डॉटर सेल बन गई, एक कंप्लीट साइकिल हो गई। जहां से चले थे हम फिर वहां पर आ गए, इसको हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल। ये नेक्स्ट सेल साइकिल है, यहां से यहां तक की फिर अगली सेल साइकिल होगी। ठीक है, तो ये जो सेल साइकिल है इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम, ऑल द इवेंट्स include all the events includes duplication of जीनोम का डुप्लीकेशन, सिंथेसिस ऑफ सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, डुप्लीकेशन ऑफ सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, एंड फाइनली सेल divide into cell divide into two daughter cells.
टू डॉटर सेल्स। इन सारे इवेंट्स को हम क्या कहते हैं? सेल साइकिल कहते हैं, जिसमें जीनोम यानी कि जो न्यूक्लियस के अंदर है उसका डुप्लीकेशन होता है, वो अपने अमाउंट में डबल करता है। सेल के जो पार्ट्स हैं वो भी सिंथेसिस होते हैं, वो भी बनते हैं, और फाइनली सेल्स जो है 2 पार्ट्स में टूट जाती है, डिवाइड हो जाती है। इन सारे इवेंट्स को हम क्या कहेंगे? सेल साइकिल कहते हैं। नॉर्मल अगर हम बात करें एक ह्यूमन सेल की, वो 24 घंटे में डिवाइड कर देती है अपनी सेल साइकिल को। सेल है, ग्रो करेगी और फिर वो डिवाइड कर देगी। तो नॉर्मल एक ह्यूमन सेल है वो 24 आवर्स में डिवाइड कर जाती है। अगर हम यीस्ट की बात करें, उसको 1.5 घंटा लगता है, 90 मिनट्स लगते हैं अपनी सेल की साइकिल को कंप्लीट करने में। यीस्ट आपने सुना होगा, जो फंगस है। तो ये दो एग्जाम्पल लिए हमने, एक तो ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल लिया और एक यीस्ट का एग्जाम्पल लिया, जिसमें क्या होता है? सेल अपने 2 पार्ट में डिवाइड, सेल अपनी साइकिल को कंप्लीट कर रही है। लेकिन आपने एक चीज देखी, ह्यूमन बीइंग की जो सेल है वो अपनी सेल साइकिल 1 घंटे में कंप्लीट कर रही है, और यीस्ट की जो सेल है वो अपनी सेल साइकिल 1.5 घंटे में कंप्लीट कर रही है। इसका मतलब सेल साइकिल को अब कंप्लीट करने के लिए अलग अलग सेल पर डिपेंड रहना पड़ता है। कोई सेल 1 घंटे में डिवाइड हो जाती है तो कोई सेल 1.5 घंटे में हो रही है। कुछ सेल्स ऐसी हैं जो डिवाइड नहीं होती, वो G0 फेज में चली जाती हैं, जो क्वोशिएंट स्टेज हम उसको कहते हैं, आगे हम बताएंगे आपको। तो ये देखिए, अब सेल साइकिल जो हो रही है इसके 2 पार्ट्स हैं सेल साइकिल के। एक होता है इंटरफेज और दूसरा होता है एम फेज या फिर माइटोसिस फेज। तो सेल साइकिल के 2 पार्ट है, इंटरफेज, एक इंटरफेज हो गया, और दूसरा वाला जो होता है वो कौन सा है? एम फेज। एम फेज ये इंटरफेज जो है, इंटरफेज इसको हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। भाई रेस्टिंग फेज क्यों कहते हैं इंटरफेज को? क्योंकि इसका जो सेल साइकिल जो अपना टाइम, जितने टाइम में अपनी साइकिल को कंप्लीट कर रही है, उसका लगभग 95% टाइम जो होता है वो किस में होता है? इंटरफेज में होता है। इसीलिए सेल साइकिल इंटरफेज को हम क्या कहते हैं? रेस्टिंग फेज कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे? ऑल्सो कॉल्ड रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज, इसको हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। इट अकर्स 90% टाइम ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। ये सेल साइकिल का 95% टाइम ड्यूरेशन होती है। किसमें होती है? इंटरफेज में होती है। ठीक, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? रेस्टिंग फेज कहते हैं। इसमें इंटरफेज में सेल डिवीजन जब करेगी तो उसकी तैयारी करती है, प्रिपरेशन करती है डिवीजन की। तो ये हमारी क्या है? इंटरफेज है। एक्चुअल डिवीजन जो होता है वो एम फेज में होता है, और ये 5% टाइम, रिमेनिंग 5% टाइम इंक्लूड करती है। इसलिए हम एक्चुअल डिवीजन जो होता है वो एम फेज में होता है, इसे माइटोसिस फेज भी कहते हैं। और इंटरफेज को हम प्रिपेयरिंग फेज कह लीजिए या फिर रेस्टिंग फेज कह लीजिए इंटरफेज को। अब इंटरफेज, जैसे मान लीजिए आपको कहीं जाना है, कल हमें दिल्ली में जाना है, वहां पे नौकरी अपनी स्टार्ट करेंगे। तो हम जब कल दिल्ली में रहेंगे तो उसकी प्लानिंग करते हैं और उसकी तैयारी करते हैं। अपना बैग कपड़े वगैरह को रखेंगे, कुछ बुक्स को रखेंगे अपनी को, और जो खाने पीने की चीजें हैं कुछ उनको रखेंगे, जो कुछ ड्राई फ्रूट्स को भी रखेंगे,
फिर वहां पे देखेंगे कि भाई वहां टिफिन वाला कोई हो, कोई हमारा जिससे हमें खाना मिल सके उसकी व्यवस्था करेंगे। तो पूरी प्रिपरेशन की जाती है जहां पर हम कोई किसी काम के लिए कर रहे हैं। तो सेल भी जब डिवीजन करेगी, सेल से जब 2 पार्ट बनेंगे तो सेल भी अपनी पूरी प्रिपरेशन करती है। इस प्रिपरेशन जिसमें करती है, जिस फेज में करती है, उसको हम इंटरफेज कहते हैं। ठीक, ये आ गई बात आपकी सेल साइकिल की, इंटरफेज की। अब जो बात है वो है एम फेज। एम फेज जो है माइटोसिस फेज कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड माइटोसिस फेज। ये माइटोसिस फेज इसमें होती है और इसमें 2 पार्ट पाए जाते हैं। एक तो कैरियोकाइनेसिस, एक इसमें कैरियोकाइनेसिस होती है और दूसरी इसमें साइटोकाइनेसिस होती है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। साइटोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का डिवीजन इसमें होता है। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, 2 पार्ट में जाएगा न्यूक्लियस। जब ये डिवीजन करेगी तो सेल की एक यहां पर इंटरमीडिएट कंडीशन होगी जिसमें 2 न्यूक्लियाई होंगे और ये जो 2 न्यूक्लियाई, एक न्यूक्लियाई जब 2 में जाएगा, डिवाइड करेगा, जब 2 न्यूक्लियाई बनेंगे तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस कहेंगे। और जब ये इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है, आधा इसमें चला जाएगा, आधा इसमें चला जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, साइटोकाइनेसिस कहते हैं। ये बात होती है हमारी। अब हम एम फेज को ये भी कह सकते हैं कि ये 2 रेस्टिंग फेज के बीच की फेज है। भाई एक रेस्टिंग फेज यहां से यहां तक चल रही है और एक रेस्टिंग फेज यहां से यहां तक चल रही है। तो ये जो फेज है यहां पर ही तो एक्चुअल डिवीजन हुआ, यहां से यहां तक ही तो डिवीजन हो रहा है। बाकी पहले रेस्टिंग फेज हुई, फिर डिवीजन हो गया, फिर रेस्टिंग फेज में जाएगा, फिर डिवीजन हो जाएगा। तो 2 रेस्टिंग फेज के बीच का जो फेज आता है उसको हम एम फेज कहते हैं। एक्चुअल डिवीजन इसी में होता है। एक्चुअल, यहां पे इसका दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं आप, एक्चुअल डिवीजन किसमें होता है, आपका एम फेज में होता है। ठीक, अब बात ये आती है कि सेल साइकिल हमने पढ़ी, जितने भी सारे इवेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, जो सेल डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, सेल की तैयारी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जीनोम अपने आप को डबल कर रहा है, उन सारे इवेंट्स को हम क्या कहेंगे, सेल साइकिल कहते हैं। सेल साइकिल के 2 फेज होते हैं, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज कहते हैं और ये 95% टाइम होता है सेल साइकिल का टोटल, वो इसको इंक्लूड करती है। या फिर प्रिपेयरिंग फेज भी कह लीजिए, सेल एक्चुअल डिवीजन में जाने से पहले सेल अपनी तैयारी करती है। एक एम फेज होता है, इसे माइटोसिस फेज भी कहते हैं। एक्चुअल डिवीजन इसी में होता है और इसमें 2 प्रोसेस होती हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में डिवीजन होता है न्यूक्लियस का, साइटोकाइनेसिस में डिवीजन होता है साइटोप्लाज्म का। यहां तक अभी हमने कुछ घटनाएं देखी। अब जो आती है ये इंटरफेज है। इंटरफेज के पार्ट देख लेते हैं कि इंटरफेज का जो पार्ट है वो कितने पार्ट में डिवाइड कर रही है, वो देख लेते हैं। चलो अलग से ही बता देता हूं। इंटरफेज, इंटरफेज में 3 स्टेज होती हैं। पहली जो होती है
G1 फेज है, दूसरी जो होती है S फेज है, और तीसरी जो होगी G2 फेज होगी। G को रिप्रेजेंट करते हैं हम, G को रिप्रेजेंट करेंगे गैप से। G का मतलब यहां गैप से है, और S जो है इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम सिंथेसिस से। इसका मतलब सिंथेसिस होता है। ठीक, ये बात हो गई भैया। G का मतलब गैप, इसका मतलब G1 फेज, गैप 1 फेज, सिंथेसिस फेज, और गैप 2 फेज। ये होगा। गैप 1 फेज की बात करते हैं। गैप 1 फेज इंटरफेज का सबसे पहला वाला फेज है। कौन? गैप 1 फेज सबसे पहला वाला फेज है। इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर हाई इसमें, यानी कि सेल में जो भी प्रोसेस होनी होती है वो तेज होना शुरू कर देती है सेल डिवाइड करने के लिए। दूसरी वाली बात जो है, यहां पे हाई ग्रोथ होती है सेल की, तो सेल कंटिन्यूअसली ग्रो करती है। कंटिन्यूअसली ग्रो इसमें चलती है। सेल ग्रो करती जाएगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाई हो जाएंगी। इसका मतलब वो अब गैप 1 फेज चल रही है। एस फेज में क्या होता है? एस फेज का मतलब सिंथेसिस फेज। यहां पर डीएनए अपने आप को डबल करता है। सिंथेसिस ऑफ डीएनए, स्पेशल डीएनए का सिंथेसिस यहां पर उस पर फोकस करते हैं। जीनोम का सिंथेसिस होता है। डीएनए का सिंथेसिस, डीएनए अपने आप को डबल करता है, अपने आप को बनाता है। हेंस अब जैसे कि ये क्रोमोसोम था पहले, कोई ये देख लेते हैं, एक ये क्रोमोसोम था यहां पर। जैसे एस फेज होने के बाद ये क्रोमोसोम कैसा हो जाएगा? इस तरह का हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसमें क्या है, डीएनए डबल हो गया, अमाउंट डीएनए का डबल हो गया, लेकिन क्रोमोसोम की टांग डबल हो गई। क्रोमोसोम तो एक ही रहा कि नहीं? नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है। तो यहां दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ डीएनए गेट डबल, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम। जो क्रोमोसोम के नंबर जो होते हैं वो सेम रहते हैं, जितना पहले थे उतना ही था। भाई हमने एक क्रोमोसोम लिया था, ये इस तरह का क्रोमोसोम था पहले, अब इस कंडीशन में इस तरह का था। अब जैसी सिंथेसिस फेज आई, एस फेज के बाद क्या हो गया? ये इस तरह का हो गया, अमाउंट डबल हो गया, लेकिन पहले एक था, बाद में भी एक रहेगा, नंबर वही रहे, नंबर एक ही रहा इसका। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, अमाउंट डीएनए का डबल हो जाता है। अब आता है G2 फेज। इसमें जो भी चीजें अब रह गई हैं, सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट अपने आप को ग्रो कर लेंगे, एसेंशियल सेल डिवीजन के लिए एसेंशियल प्रोटीन बन जाएगी, एसेंशियल प्रोटीन formed after
एसेंशियल प्रोटीन फॉर्म, आफ्टर कुछ नहीं होगा यहाँ पे, थोड़ा मलाई मार के काट देना। एसेंशियल प्रोटीन बन जाएगी फॉर सेल डिवीजन। एम फेज के लिए, सेल के डिवीजन के लिए एसेंशियल प्रोटीन, जो जरूरी प्रोटीन होगी वो यहां पर बन जाएगी। अब दूसरी जो बात आती है वो ये है, ये G2 फेज है, जरूरी आरएनए वगैरह जो होते हैं वो भी बन जाएंगे और सेंट्रियोल डिवाइड हो जाएगा इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में, इन एनिमल सेल सेंट्रियोल डिवाइड, इन एनिमल सेल सेंट्रियोल डिवाइड हो जाएगा। और दूसरे भी जरूरी जो है, जो पैकिंग का जो मेन काम होता है वो हमारा G2 फेज में होता है। इसके बाद सेल की जो फेज है, इंटरफेज, यहां पर जैसे स्टार्ट हो जाएगी फिर वो सेल डिवीजन करेगी, एक्चुअल सेल डिवीजन होगा। अब एक फेज और आती है जिसको हम क्या कहेंगे, G0 या G0 फेज, इसको हम कहते हैं। यह क्वोशेंट स्टेज, दूसरा नाम है क्वोशेंट स्टेज। क्वोशेंट जो स्टेज है ये इनएक्टिव स्टेट होती है सेल की। जब सेल किसी में डिवाइड नहीं करती तो उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, क्वोशेंट स्टेज। यहां पर सेल परमानेंट रेस्ट में चली जाती है। क्वोशेंट स्टेज में सेल परमानेंट रेस्ट में चली जाती है। इट इज इनएक्टिव स्टेज ऑफ सेल in which cell does not divide, in which cell does not divide। जैसे आपने देखा होगा हमारी ब्रेन सेल होती है वो डिवाइड नहीं करती, क्वोशेंट स्टेज में। न्यूरॉन सेल होती है, नर्व सेल होती हैं, वो डिवाइड नहीं करती, G0 फेज में या क्वोशेंट स्टेज में चली गई। तो इस फेज को हम क्या कहेंगे, क्वोशेंट स्टेज कहते हैं, G0 फेज कहते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि सेल साइकिल क्या होती है। सेल साइकिल के दो पार्ट देखे, इंटरफेज देखा, एम फेज देखा। हमने इंटरफेज को इस वीडियो में डिटेल में जाना। आगे वाली वीडियो में आपको एम फेज मिलेगा, माइटोसिस फेज मिलेगा, यानी कि माइटोसिस सेल डिवीजन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं मलाई मार के। फिलहाल यहाँ पर इंटरफेज में हमने देखा 3 स्टेज होती हैं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। G1 फेज में मेटाबॉलिक एक्टिविटी यही हो जाती है, कंटिन्यूअस सेल ग्रो करती है। S फेज में डीएनए डबल हो जाता, डीएनए बनने लगता है, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है, डीएनए डबल हो जाता है। 2C पहले पड़ा हो तो बाद में 4C हो जाता है और क्रोमोसोम का नंबर वही रहेगा जितना पहले था। G2 फेज में जो एसेंशियल प्रोटीन जो सेल की डिवीजन की बनने वाली होती है वो बन जाती है, सेंट्रियोल डिवाइड हो जाता है एनिमल सेल में। और अगर हम ये बात करें G0 फेज की या क्वोशेंट स्टेज की, ये सेल की इनएक्टिव स्टेज है। जब सेल कभी डिवाइड नहीं करती, उसका मन नहीं करता डिवाइड करने का, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वोशेंट स्टेज। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई सेल डिवाइड क्यों करती है, सारा लोचा तो यहाँ पे रह गया, क्यों डिवाइड करती है सेल? अगर यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि घर का बंटवारा क्यों होता है, तो आप कैसे कहोगे? घर में दीवारें क्यों लगती हैं? अगर घर में दीवार नहीं लगती तो आज जो छोटे छोटे घर देख रहे हैं ये बहुत बड़े बड़े घर होते, लेकिन अफसोस
घरों का बंटवारा हो जाता है। और बंटवारा होते वक्त तो क्या होता है, फाइटिंग भी हो जाती है, दुश्मन भी हो जाती है। आखिरकार घर का बंटवारा क्यों होता है, इससे हम सेल का बंटवारे को समझ लेंगे। देखिए ये सेल है, ये मान लीजिए कोई घर है, चलो घर बता रहा हूं, ये है कोई मुखिया। अब सेल, ये मुखिया है, इसके 4-5 बच्चे हुए, परिवार बढ़ा, फैमिली मेंबर्स बढ़े। ये मुखिया था, पहले पिताजी थे, इनके 4 बच्चे थे और बढ़िया रह रहे थे। जब 4 बच्चे इन्होंने बढ़िया पढ़ाई लिखाए, परिवार में जो भी ये कहते थे सब लोग मानते थे, कोई विरोध नहीं करता था। जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं, मानता नहीं है तो उसकी ठुकाई भी कर देते हैं, तो बड़े बढ़िया थे, ठुकाई भी कर दिया करते थे ये जो थे। अब परिवार बढ़ने लगा, बच्चे बड़े हो गए, नौकरी पे लग गए और उनकी शादियां हो गई। जब शादियां हो गई, बच्चे अपना खुद कमाने लग गए, तो अब ये जो राजा था, घर का जो मुखिया था, उसकी पकड़ थोड़ी थोड़ी कमजोर होने लगती है। अपने आप काम करने लगते हैं, कुछ अपने आप कोई जगह खरीद ली, अपने आप कहीं घर बनाने की अपने हिसाब से सोचेंगे, तो उनकी जो पकड़ है, उनका जो कंट्रोल है अपने घर पे, जो घर के मुखिया हैं, उनका कम होने लगता है। जब उनका कंट्रोल कम होने लगता है, तो अब आपस में जब बच्चे लड़ाई भी कर लेते हैं तो उनको बेइज्जती सी महसूस होती है और उनको लगता है यार रोज रोज के लड़ाई झगड़े से क्यों न अलग अलग कर दिया जाए बच्चों को। तो फिर बच्चों को अलग अलग कर देते हैं, ये अलग अलग खाओ पियो मजे लो और अपना घर बनाओ। ऐसे ही हमारे यहाँ जो ये जो सेल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस अपने अमाउंट में कभी नहीं बढ़ता, जितना पहले था उतना ही रहता है। लेकिन जो सेल के अदर कंपोनेंट है वो बढ़ते चले जाते हैं, जिससे कि न्यूक्लियस का कंट्रोल जो पहले सेल पे था अब ऐसे नहीं रहने लगा। सेल का अमाउंट बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस उसको कंट्रोल उस हिसाब से नहीं कर रहा जो पहले से करता था। तो फिर फाइनली सेल को जरूरत पड़ती है कि सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए। ठीक, तो ये होता है सेल का इसलिए डिवीजन। जब सेल ग्रो होती है साइज में तो उसका कंट्रोल न्यूक्लियस का कम होने लगता है, तो सेल डिवीजन कर जाती है। तो इसलिए था घर का बंटवारा जब भी तो होता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मलाई मार के। आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, और हमारा यूट्यूब चैनल है टॉपर्स ट्यूब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।